नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, इवन दो वो फोर्स के फॉर्मूले में आता है, फोर्स भले ही वेक्टर है, बट कैपिटल जी एक कांस्टेंट है और वो भी स्केलर। सेकंड, यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आई? सिंपली निकाल भी सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। सिंस एज यू नो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो क्या मैं कैपिटल जी को लिख सकता हूं F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F की यूनिट हो गई न्यूटन, आर की हो गई मीटर का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया, नीचे केजी इंटू केजी हो गया केजी का स्क्वायर। इस तरह से आप यूनिट बना सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डायमेंशन। डायमेंशन है इसकी m-1 L3 T-2। कैसे आई? यहां देखिए, न्यूटन, न्यूटन है फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन ये आपको याद रखनी होगी, m1 L1 T-2, ओके। और मीटर मतलब लेंथ, ये हो गया L2। नीचे मास, केजी मतलब मास, तो हो गया m2, ओके। अब ध्यान से देखो, ऊपर 1 नीचे 2, तो m-1 बचा ऊपर, L1 और L2 ये हो गया L3, T-2 ऊपर अकेला है, तो ये डायमेंशंस हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। कैपिटल G doesn't depend on the nature and the size of bodies. It also doesn't depend upon nature of medium between bodies. मान लीजिए कोई 2 पॉइंट मासेस हैं, ओके, तो यदि इन्हीं पॉइंट मासेस को मैं किसी भी मीडियम में रख दूं, जैसे अभी इनके बीच में मान लो एयर है या वाटर हो या वैक्यूम हो, कुछ भी मीडियम हो, तब भी जो फॉर्मूले में कैपिटल जी होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। यदि मैं इन बॉडीज की साइज बढ़ा दूं, तब भी कैपिटल जी कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। इवन दो बॉडीज के साइज और नेचर, चाहे वो किसी भी मटेरियल से बने हो बॉडीज, इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा उसमें जो कैपिटल जी कांस्टेंट आएगा वो डिपेंड ही नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इसीलिए हम इसका जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वैल्यू वाज फर्स्ट फाइंड आउट बाय साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। अपने कोर्स में नहीं है बट इसको नाम याद कर सकते हो, टॉर्जनल बैलेंस मेथड से उन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी इज स्मॉल, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। हमारे कोर्सेज में फंडामेंटल फोर्सेस को डिफाइन किया गया है 4, 2 न्यूक्लियर हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और 4th नंबर पर है ग्रेविटेशनल। 4th नंबर इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारे फोर्सेस से वीकेस्ट है। इसका कारण भी आप यहां देख सकते हो, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी कम है। कई लोग पूछते हैं सर इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा स्पेस घेर रही है, इसका मतलब नहीं है बड़ी वैल्यू है। वैल्यूज का बड़ा और छोटा नेचर देखा जाता है 10⁻⁴। आप देखिए पावर नेगेटिव में है, दैट मीन 10 को 11 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर में, ठीक है। तो 0.000 लाइक ऐसे कोई वैल्यू आएगी, बहुत ज्यादा 8-9 बार जीरो आएंगे, उसके बाद एक वैल्यू बनेगी, एक डेसिमल में एक नॉन जीरो नंबर आएगा। तो इस मीन्स है कि कैपिटल जी बहुत कम होने के कारण बाकी सभी फंडामेंटल फोर्सेस से कम वैल्यू कम वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स की आती है, तो इसको हम वीकेस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ओके। नाउ
नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो आप, रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैंने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1, एज यू नो, हमने पढ़ा था जब हमने 2 पॉइंट मासेस लिए थे, F12 vector equals to minus F21 vector. It seems like to be Newton's third law, action reaction. Okay, पहले पर दूसरे कारण फोर्स और दूसरे पर पहले के कारण फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माइनस मतलब अपोजिट, और इक्वल मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होता है। यदि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, implies that F12 vector, इस टर्म को इधर लेके आओ, प्लस F21 vector equals to 0. What it means? यदि सिस्टम में आपके पास 2 पॉइंट मासेस हैं, M1 and M2, M1 पर M2 फोर्स लगा रहा है, M2 पर M1 लगा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। ये हो गया F12, ये हो गया F21। सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। जब भी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, याद करो, मोमेंटम का रेट क्या फोर्स होता है? यस, पी वेक्टर। बट ध्यान दें, यहां सिस्टम है, एस इंडिकेट सिस्टम, पी इंडिकेट सिस्टम। सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, यदि मैं इसको 0 लिखता हूं तो इट मीन्स हो गया मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब वो कांस्टेंट हो। दैट मीन्स पी वेक्टर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। समझे? ध्यान दीजिए, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए नहीं बोला है। आप देख सकते हैं इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है, बट सिस्टम पर 0 है। दैट मीन्स यदि मैं इसका मोमेंटम निकालूं और इसका मोमेंटम निकालूं, दोनों को वेक्टोरली ऐड करूं, किसी भी टाइम पर हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए शुरू में रुके हुए हैं दोनों मासेस, आफ्टर टाइम टी दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स लगा और वे दोनों एक्सलेट हो गए एक दूसरे की तरफ। आफ्टर टाइम टी इसका मोमेंटम है, इसका मोमेंटम, तब दोनों के मोमेंटम ऐड करोगे तो शुरू में मोमेंटम क्या था? 0, तो बाद में भी मोमेंटम सिस्टम का 0 है। ये 2 पॉइंट मासेस के लिए नहीं, कितने ही मासेस के लिए एप्लीकेबल है। जरूर नहीं है कि सिस्टम में 2 ही मासेस हो, इसमें सिस्टम लिखा है, पी वेक्टर सिस्टम का वेक्टरली ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे? P1 प्लस P2 एंड P3। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट समीशन ऑफ पी वेक्टर सिस्टम। समीशन मतलब ऐड करना, और वेक्टर है तो वेक्टरली ऐड करोगे, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, और यू कैन से कांस्टेंट रहेगा, हमेशा वैल्यू सेम आएगी। ओके, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नाउ सेकंड, देखिए, इजी है सेकंड भी। ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, M1 M2। M2 ने M1 को कहां अट्रैक्ट किया? इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में? ऑब्वियस, दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही फोर्स लगा। ठीक है, इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लगता है। इसको हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। जैसे कि M2 पर आप खड़े हो, जो अपने आप को M2 पर रखा हो मानो ऐसे, और आपसे बोला जाए कि कहाँ है M1, तो आप यहां से खड़े होकर इस तरफ उंगली करोगे ना, राइट? तो अब मुझे बताओ, यदि आपने उंगली इस तरफ की, वो रहा M1, बट फोर्स क्या लग रहा है?
क्या इसी उंगली की लाइन पर लग रहा है क्या? यस। फोर्स M1 पर इस तरफ था, दैट मीन था तो इसी लाइन पर, तो इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। M2 के रेस्पेक्ट में M1 का है, वो रहा, तो ये रेडियल डायरेक्शन होगी, ठीक। और फोर्स में लगा उस रेडियल डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट है, तो रेडियल लाइन पर ही, तो इसको बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रेडियल ही होता है। अब रेडियल मींस क्या हुआ? हमेशा मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। अब यहां तो मासेस पॉइंट है, जब बड़े बड़े मासेस आएंगे तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। मान लो एक पॉइंट मास है, एक स्फेरिकल मास है, इसका सेंटर ये होगा, तो बताओ ये M1 ये M2, तो किस लाइन पर होगा फोर्स? यस, M1 पर फोर्स, M2 करंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर्स, दिमाग में ध्यान रखना, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई उसको? कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रेडियल फोर्स, लाइक दिस। आप इसको वेक्टोरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ वेक्टर जो कि आर डिपेंडेंट है इक्वल्स टू एफ आर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए आर कैप, राइट। अच्छा, आप चाहो तो इसमें माइनस लगा सकते हो, ये दिखाने के लिए कि वो जिस डायरेक्शन में, लाइक जैसे मैंने अभी पॉइंट किया था M2 के रेस्पेक्ट में M1 का है, वो रहा, तो फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं था, बट उसके लाइन में तो था, जस्ट अपोजिट था, तो माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आर कैप डिनोट कर रहा है रेडियल डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को, एफ आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई एफ आर पर डिपेंडेंट तो है बट वेक्टरली, ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड, माइनस हो गई डायरेक्शन, माइनस और आर कैप मिलाकर डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रेडियल फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड है कंजर्वेटिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको मैं शॉर्ट में जीएफ लिख दूं। जीएफ इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। व्हाट इज कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव का मीन्स क्या है? कंजर्वेटिव का मीन्स होता है कि जो भी आप वर्क डन निकालेंगे, ऑब्वियस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन निकालेंगे, वो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे एक पॉइंट मास यहां रखा हुआ है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, एक तरीका है सीधा ले जाओ, एक घूमते हुए ले जाओ, एक है पाथ 1, एक है पाथ 2। मान लीजिए इनके बीच में जो हाइट है वो h है, और ये आपका रेफरेंस अर्थ सरफेस। यदि आपसे बोला जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, कहां से कहां तक? A to B, राइट। किस पाथ के अलोंग? चाहे पाथ 1 हो चाहे पाथ 2, लाइक पाथ 1 के अलोंग। तो पाथ 1 के अलोंग वर्क डन कितना हुआ? तो एज यू नो, अर्थ के रेस्पेक्ट में फोर्स mg होता है, mg नीचे होता है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये आंसर आएगा mg नीचे h ऊपर, और फॉर्मूले में आता है cos थीटा, f s cos थीटा, f ये हो गया, s मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और cos थीटा होता है cos 180, क्योंकि mg और h डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस mgh। शायद आपने वर्क पावर एनर्जी में से किया हो। बट इवन दो आप चाहे पाथ 1 से लेके जाओ
चाहे पार्ट 2 से लेके जाओ, वर्क डन सेम आएगा, इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम A to B along path 2। तो चाहे पार्ट 1 से वर्क डन करो चाहे पार्ट 2 से करो, वर्क डन हमेशा mgh माइनस ऑफ mgh हमेशा यही आएगा। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, कि कंजर्वेटिव इन नेचर है। ओके, थैंक यू।